हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अभी पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। हम चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। 121 क्वेश्चन है, शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात सही है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जल का मतलब शुद्ध जल का जो होता है केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो H2O होता है। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो H2 हाइड्रोजन कितना होता है? 2 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? H2O O एक ही है, ऑक्सीजन तो 1 होगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा C, 2:1। जल में जो है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 2:1 होता है। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर, वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला रोग है। तो वायु प्रदूषण से जो है कौन सा रोग होता है? तो पहला ऑप्शन है ब्रोंकाइटिस। ये ब्रोंकाइटिस जो है सो एक नली, सांस की नली में जो है सो सूजन हो जाता है, ये वायु प्रदूषण के कारण ही होता है। तो ए ऑप्शन ये सही है। बी ऑप्शन जो है फेफड़ों का कैंसर। वायु प्रदूषण से फेफड़ों का कैंसर भी होता है। क्या होता है? वायु में बहुत सारे धूल कण होते हैं और हम जब सांस लेते हैं तो वो धूल कण हमारे फेफड़ों में चले जाता है और फेफड़ा में एक लेयर बन जाता है और इससे फेफड़ा में जो है सो कैंसर भी हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। सी अस्थमा। अस्थमा तो आपको पता ही होगा कि ये वायु प्रदूषण से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। इसका सारा आंसर सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 123 है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम IEEEP का शुभारंभ हुआ था। ये जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम जो है सो 1975 में शुरू किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ताप विद्युत ग्रहों से 124 नंबर सवाल है, ताप विद्युत ग्रहों से निष्कासित कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? तो ए ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ताप विद्युत ग्रह से जो धुआं निकलता है, पोल्यूशन निकलता है, उससे ये तीनों गैस जो है सो रिस्पॉन्सिबल है वायु प्रदूषण करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। और हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आएगा ग्रीन हाउस गैस किससे होता है, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पूछता कि एसिड रेन जो है मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अम्लीय वर्षा क्यों होता है, तो अम्लीय वर्षा जो है सो 2 गैस के कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये दोनों गैस के कारण जो है सो मतलब अम्लीय वर्षा होता है। तो अगर आपको मतलब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड कुछ मतलब जो भी ऑप्शन रहेगा आप वो सही लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 125 नंबर है, घरेलू ईंधन के जलने से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? तो घरेलू ईंधन जो जलाते हैं जैसे लकड़ी, कोयला, ये सब से, तो उससे कौन सा गैस मतलब वायु को प्रदूषित करता है? ए ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे गैस जो है सो रिस्पॉन्सिबल है वायु को प्रदूषण करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। डी इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये सभी। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे जो है सो सही होंगे इसके। तो वाहनों से जो निष्कासित गैस होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर हो जाएगा इसका सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाला गैस है। तो जब ज्वालामुखी वोल्केनिक क्रिया होता है तब जो है सो बहुत सारे गैस रिलीज होते हैं, हाइड्रोक्लोरीन, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे गैस जो है सो ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान निकलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाला गैस है, तो ये ABC तीनों ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी।
अगला सवाल है 131 नंबर, प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए है प्रदूषण से पर्यावरण के तत्व जल, वायु, मिट्टी आदि अपने नैसर्गिक गुणवत्ता खो देते हैं। सही बात है कि प्रदूषण से ये वायु, जल, मिट्टी सब पे प्रभाव पड़ रहा है। बी ऑप्शन है प्रदूषण मानव की विकास प्रक्रिया का देन है। विकास जो है डेवलपमेंट होने के कारण ये जो इतने इंडस्ट्री लग रहे हैं, लोगों का जो है सो सुख सुविधाओं की जो है सो बढ़ने के कारण जो है सो प्रदूषण मतलब मानव के विकास के कारण बढ़ रहा है। सी ऑप्शन है आर्थिक व तकनीकी विकास तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण का कारण है। ए ऑप्शन है बालू के निक्षेप से, बी ऑप्शन है अत्यधिक गर्मी पड़ने से, सी ऑप्शन है वर्षा ना होने से। तो मरुस्थलीकरण का जो कारण है वो है मेन रीजन जो है वर्षा ना होने से। वर्षा ना होने से क्या होते हैं, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, तो उसके कारण मरुस्थलीकरण हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षा ना होने से। अगला क्वेश्चन है 133 मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारणों में उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है वनोन्मूलन, बी ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, सी है अनियंत्रित पशुचारा। तो मरुस्थलीकरण का इसमें से कौन सा मुख्य प्रमुख कारण उत्तरदायी है? तो मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण जो है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है कि पेड़ पौधे को काटना या जलाना, चराना, मतलब ये सब जो है सो वनोन्मूलन है, मतलब वनों की कटाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वनोन्मूलन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वनोन्मूलन, ए। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर होता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है वाटर लेवल का, जल का लेवल जो है वो क्या होगा? तो बहुत नीचा होता है, क्योंकि बारिश नहीं होने के कारण मिट्टी के अंदर पानी जाता नहीं है, तो उससे जो है वाटर टेबल, भूमिगत जल का स्तर जो है बहुत नीचे चल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक नीचा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अत्यधिक नीचा होता है। अगला सवाल है 135 नंबर। 135 सवाल कह रहा है सूखा व अकाल से मरुस्थलीय क्षेत्र क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, कम समान रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। तो सूखा व अकाल से ये तो आप समझ ही गए होइएगा कि मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ेगा, सूखा होने से, बारिश नहीं होने से पेड़ पौधे सूखेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ेगा। तो आंसर हो जाएगा ए बढ़ता है। क्या हो जाएगा आंसर? ए बढ़ता है। अगला सवाल है 136 नंबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या क्या होता है? तो जैसे आपको पता होगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन, ये सब जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा है। मतलब पारंपरिक के अलावा ये जो है सो अलग है, मतलब ये वैकल्पिक मतलब स्रोत है, सोर्स है। और तो इसमें ऑप्शन दिया है जौरीय शक्ति, भूगार्भिक शक्ति, बायो शक्ति। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये सभी। आप सोचते होइएगा भूगार्भिक शक्ति से कैसे ऊर्जा प्राप्त होता है? तो जैसे भूमि के अंदर जो है सो मतलब चट्टानों में दबे रहते हैं बहुत सारे मतलब प्रेशर के कारण उसमें मेथेन गैस बन जाता है, और भी बहुत सारे ऐसा गैस बनता है जिससे हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो भूगार्भिक शक्ति भी जो है सो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। बायो शक्ति ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये सभी। अगला सवाल है भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो भारत में जो है ऊर्जा का बहुत सारे स्रोत से प्राप्त होते हैं। जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बहुत सारे स्रोत है, पवन ऊर्जा। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन से स्रोत से प्राप्त होते ये पूछ रहा है। तो आपको भी पता होगा कि ताप ऊर्जा, ताप विद्युत ऊर्जा से सबसे ज़्यादा हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लगभग भारत में 65 से 70% ऊर्जा जो है ताप विद्युत से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ताप विद्युत ऊर्जा। अगला सवाल है 138 नंबर क्वेश्चन है भारत के ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। तो ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा ऊर्जा का साधन है?
तो लकड़ी जो है सो ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का क्या है, प्रमुख साधन है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी लकड़ी। लकड़ी जो है सो ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है।